हेलो बच्चों, जैसा कि पहला वीडियो मैंने सेट 5 का पहला वीडियो डाल रखा है, लिंक आपको मैं यहाँ डाल दूंगा। इसके पहले 4 सेट और करवाया है 2024 के पेपर का, वो भी देख सकते हैं। आपको लिंक मैं प्लेलिस्ट का भी डाल दे रहा हूँ और उसका भी डाल दे रहा हूँ, सेट 5 के फर्स्ट पार्ट का। दोनों आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, जिसमें ये पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हमें क्या करना है, हल करना है। और कह रहा है दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। चूंकि अब जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं अनेक हल के लिए रैखिक समीकरणों का अनुपात समान होता है। रैखिक समीकरणों, ऐसे लिखो, के गुणांकों का अनुपात समान होता है। ये बात आप जानते हैं। अनुपात समान होने का मतलब क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चूंकि हम जानते हैं यहाँ जो समीकरण मुझे दे रखा है 3x - y बराबर 2 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ A1 बराबर 3, B1 बराबर -1 और C1 बराबर कितना, 2। C1 बराबर कितना, 2। और मैं देख पाऊँ दूसरा 9x - 3y बराबर 6 में A2 बराबर 9, B2 बराबर कितना, -3 और C2 बराबर कितना, 6। इसका मान यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये जो आपने मान निकाला है ना, ये मान आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। A1 का मान कितना है, 3, A2 का मान कितना है, 9, B1 का मान कितना है, -1, B2 का मान कितना है, -3 और C1 का मान कितना है, C1 का मान है 2 और C2 का मान कितना है, 6। सारे का अगर निकालेंगे तो अनुपात 1/3 ही आ रहा है। अतः रैखिक समीकरणों के अनेक हल होंगे। तो इतनी बातें आपने लिखनी है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन तो आसान ही था, लेकिन लिखने वाली बात आपको करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। बस ये लिख के आएंगे समान हल है तो ठीक है, लगाया है, बट आपके रिप्रेजेंटेशन या प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अच्छी नहीं है। आपने थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन इजी था, 4 नंबर का था, वैसे ही नंबर मिल जाने। तो चलते हैं आगे, कुछ है नहीं इसमें। A1/A2 B1/B2 निकालना है, C1/C2। यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, A1x + B1y इज इक्वल टू C1, ऐसे करेंगे। और इसको किससे तुलना करेंगे, A2x + B2y इज इक्वल टू C2। कई बच्चों को समस्याएं होंगी तो मैं बता दूं, x का गुणांक मुझे देखना है। यहाँ x का गुणांक A1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो A1 बराबर 3। यहाँ y का गुणांक B1 है तो B1, और y का गुणांक -1 है तो -1। इसी तरीके C1 यहाँ पे कितना है, 2, तो मैंने यहाँ क्या लिया, 2। तो इसी तरीके यहाँ पे भी तुलना करेंगे। x का गुणांक A2 है, x का गुणांक 9 है, तो यहाँ पे मैंने A2 बराबर 9 लिखा। ऐसे ही y का गुणांक अगर मैं देख पाऊँ तो B2y होगा। B2 क्या होगा, y का गुणांक B2 है और y का गुणांक कितना है, -3, तो B2 बराबर कितना, -3 और C2 बराबर कितना, 6। इस तरीके से करके आप पूरी बातें लिख कर क्या कर देंगे, उत्तर बता देंगे। चलते हैं आगे। तो हाँ, बात कर रहे थे भूमि के किसी बिंदु P से हम बात कर रहे हैं 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन के शिखर पर एक क्या है, ध्वज है, तो मैंने ध्वज लगा दिया। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये जो दे रखा है वो कितना है, ये पूरा दे रखा है 45 डिग्री। कह रहा है ध्वज खंड की लंबाई बताइए। मुझे इसकी क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। क्या बतानी है, लंबाई। मैं इसको h मान रहा हूं, और ये जो भवन की ऊंचाई ये दे रखी है वो कितना मान रहा हूं, 10 मीटर दे रखा है। मैं नाम दे रहा हूं PQ
आर और कितना एस। हमें ध्वजखंड की ऊंचाई बतानी है, तो यहां पे यहां लिखेंगे, माना ध्वजखंड की ऊंचाई, ध्वजखंड की ऊंचाई आर एस बराबर एच मीटर, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया। जब ऐसा हमने मान लिया तो मुझे क्या करना है, अभी इसको हल करना है। क्या करना है, हल। यहां पे अगर मैं बोलूं कि त्रिभुज बात कर लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम आपका क्या होता है, जो कह रहा है उसके हिसाब से आप फिगर बना दीजिए। चित्र बनाना ही सबसे बड़ी यहाँ पे मतलब मेन महत्वपूर्ण काम है। और जितने ट्रेंगल आएंगे, मेनली 2 ट्रेंगल हर बार आते हैं, तो 2 ही ट्रेंगल आपने लेने हैं। पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ। पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम बात कर लें, क्या है पी क्यू आर में, tan 30। किसकी बात कर लें, tan 30। tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें लंब और आधार मुझे पता है, और पी क्यू आर और पी क्यू एस में मुझे पी क्यू बार बार क्या दिख रहा है, कॉमन। तो मैं पी क्यू आर लिया हूँ, एक बार मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी क्यू एस लिखूंगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, तो दोनों में पी क्यू क्या होना है, कॉमन साइड। तो वो साइड हम लेंगे, क्योंकि वो भी मुझे पता नहीं है, तो उसको लेकर हल करना मेरे लिए क्या होगा, ज्यादा ईजी होगा। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी कुछ बच्चों को, तो करके देखते हैं, ज्यादा बेटर से समझ में आएगा हमें। यहाँ पे बात कर लें पी क्यू आर में, तो tan 30 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 का मतलब कितना, क्यू आर। क्यू आर बटे कितना, यहां बात कर लेंगे पी क्यू, कितना बात कर लेंगे, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है बच्चा, क्यू आर है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। अब पी क्यू मुझे क्या करना है, निकालना है। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 10√3। 10√3 ये हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर। यहां तक मुझे बातें समझ में आ रही है। समीकरण नंबर मान लेंगे 1। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। त्रिभुज पी क्यू एस में हम बात कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये वाला कोण कितना है, ये वाला 45 डिग्री है, तो tan 45 लेंगे। क्यों tan 45, क्योंकि लंब में और आधार में ही संबंध चाहिए, कर्ण से कोई मतलब है नहीं। तो हम बात कर लेंगे, या तो tan लेंगे या तो cot लेंगे। तो tan लिया तो मेरा क्या होगा, ज्यादा इजी होगा। cot भी आप ले सकते हैं, आप लेना चाहे तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, QS कितना हो जाएगा, QS बटे कितना, PQ, कितना PQ। और QS कितना है बच्चा, 10 ये था और H, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 + H। देखिए ध्यान से, QS पूरा था, यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक H है, तो 10 + H। और PQ की अगर बात कर लें तो ये मुझे क्या करना था, निकालना ही था। यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 1। तो PQ बराबर कितना हो गया, 10 + H। 10 + H। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि दोनों में PQ कॉमन है, तो मुझे PQ मिल गया। PQ क्या हो गया, मिल गया। अगर बायां पक्ष मेरा PQ समान है तो दायां पक्ष भी मेरा क्या होगा, समान होगा। तो यहां लिखेंगे इस बात को समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर मैं देख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 बराबर 10 + H, यही तो होगा। और H बराबर अगर मैं लिखता हूं तो 10√3 माइनस कितना हो जाएगा, 10, यही होगा। 10√3 माइनस कितना हो जाएगा, 10। लेकिन क्या मुझे ये निकालना था, हाँ यही निकालना था। 10√3 माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, कि हमें पूछ रहा है भवन के शिखर का ध्वज हमें दे रखा है। भूमि से एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचाई पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री बता रखा था। कोई भवन का शिखर है हमारा, और कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो ध्वज हमने बना दिया था। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये जो दे रखा है वो कितना है, 45 डिग्री। मुझे 2 बातें दे रखी हैं, मुझसे कह रहा है ध्वज की ऊंचाई बताइए। ध्वज की क्या बताइए, ऊंचाई बताइए। तो ऊंचाई बताने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये वाला त्रिभुज लिया, फिर ये वाला त्रिभुज। दोनों में कॉमन क्या होगा, PQ। क्या कॉमन होगा, PQ। तो लंब और आधार में जो संबंध आता है वो कौन सा आता है, tan का। किसका, tan का। तो tan का या cot का, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं tan भी और cot भी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/√3 मिला, 10/PQ मिला। PQ इधर भी, PQ इधर भी। दोनों तरफ अगर एक साइड हमारी क्या है, समान है, बायां पक्ष समान है, तो दायां पक्ष भी समान होगा। 10√3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 + H। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको तो मेरा कितना आ जाएगा, 10√3 है। 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग 9 है। यहाँ पे दे रखा होगा 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों से बनी संख्याओं का योग कितना है, 9। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे बोल रहा है, माना 2 संख्याएं x और y हैं।
तो दो संख्याओं का योग दे रखा है हमारा कितना 9। प्रश्नानुसार बात कर रहे हैं, प्रश्नानुसार हमसे दे रखा है दो संख्याओं का योग कितना है x प्लस वाई बराबर 9। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, देखो अब यहाँ पे अंक पलटने का मतलब क्या है, अंक पलटने का मतलब है इकाई और दहाई के अंक का स्थान। और जब भी मैं बात करूंगा, अतः वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या अगर मैंने इसको इकाई का अंक माना है, इकाई का अंक, और इसको दहाई का अंक माना है, दहाई का अंक, तो जब आप लिखेंगे ना तो यहां पे ऐसे ही लिखेगा, माना दो संख्याएं जिनके इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है y। तो दहाई का अंक है, जैसे अगर मैं लिखता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा 53 मैं लिखता हूं तो 5 किस पे है, दहाई पे, तो मैं इसको यही तो लिखूंगा 5 गुणे 10 प्लस 3। तो 5 गुणे 10 क्यों किया, क्योंकि ये दहाई पे था इसलिए 10 का गुणा किया, जो स्थानीय मान आप निकालते थे पहले। ठीक इसी तरीके यहाँ पे y किस पे है, दहाई के अंक पे है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 गुणे y, क्या लिखूंगा 10 गुणे y, और इकाई के अंक पे क्या है x, तो मैं क्या लिखूंगा 10y प्लस x। तो प्रश्नानुसार मुझसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मुझसे कह रहा है कि अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, मतलब दहाई वाला इकाई पे चला जाए और इकाई वाला दहाई पे चला जाए, मतलब 10x प्लस वाई, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर हमारा कितना हो गया, संख्या पलटने पर, प्रश्नानुसार अभी मत लिखिए, संख्या पलटने पर कितना हो गया 10x प्लस वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, ज्यादा बेटर होगा प्रश्नानुसार, क्योंकि पूरी बातें लिखनी पड़ती है हमें। तो जब प्रश्नानुसार अब देखिए कितना हो गया, संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, मतलब 10x प्लस वाई कर दिया जाए, तो नई संख्या जो आई, ये नई संख्या जो आई मूल संख्या से 27 अधिक है। अब एक बात समझो कि अगर मैं बोलूं 5 3 से 2 ज्यादा है, 5 3 से 2 ज्यादा है, तो 5 तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, 5 तो ऑलरेडी ज्यादा है। अगर मुझे बराबर लिखना है तो मैं क्या करूंगा 2 इधर ऐड करूंगा ना, तो ये बात आपको समझनी है। 5 3 से 2 ज्यादा है, तो 5 ऑलरेडी 2 ज्यादा है, तो मुझे 5 को ज्यादा नहीं करना है, बराबर करने के लिए दूसरी तरफ करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके नई संख्या 27 अधिक है, नई संख्या 27 क्या है अधिक है। जब ये ऑलरेडी 27 अधिक है तो दूसरे वाले साइड पे हम क्या करेंगे, मूल संख्या से जो कम है हमारा उसको क्या करेंगे 27 ज्यादा करेंगे, 27 क्या करेंगे ज्यादा, ताकि ये बराबर हो पाए। ये ज्यादा था, ये इसके बराबर अगर लिखेंगे तभी तो हमारा, ये ज्यादा लिखेंगे तभी तो बराबर आएगा। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, तो यहां से आएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना 27। ध्यान रखिएगा 10y इधर आएगा माइनस 9y हो जाएगा, x इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, तो 10 में से x जाएगा 9x और ये 9y मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों तरफ क्या कॉमन है 9 कॉमन है, तो x माइनस वाई यहां से 9 कॉमन हो गया, और यहां पे भी कितना कॉमन है 9 त्रिक 27, तो 9 से 9 क्या कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। हमारे समझ से दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर लें, यहां से जो है मेरा 9x माइनस 9y जो मैं लिख रहा था, 9x माइनस 9y बराबर कितना आया 27, तो x माइनस वाई बराबर मैं कितना लिख सकता हूं 3। कैसे 9 कॉमन था, 9 दोनों तरफ क्या था कॉमन, यहां लिखा था लेकिन दिख नहीं रहा था आपको, तो मैंने क्या कर दिया वहां लिख दिया आपका, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, दो समीकरण हमको मिल गए, समीकरण नंबर 1 मिल गया और समीकरण नंबर क्या मिल गया 2 मिल गया। इन्हीं दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हम हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और यहां कितना है x माइनस वाई बराबर कितना 3 लिखेंगे। जोड़ने पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x बराबर 12, 2x बराबर कितना आ गया 12। जब 2x बराबर 12 आ गया आपका, तो हम बात कर लेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो आपका एक मिला नंबर 6। दूसरा नंबर अगर हम बात कर लें किसी एक समीकरण से, समीकरण 1 से बात कर लीजिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 9, x प्लस वाई बराबर कितना है 9, तो ये 6 था, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा, y आ जाएगा 3, y कितना आ गया 3, x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। क्या यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, हमको संख्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या क्या थी हमारी, अतः यहां से हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। क्या बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, जो मान निकाला है उसको रख दीजिए,
तो कितना निकाला था 10y प्लस एक्स, 10 गुणे y का मान कितना है 3 प्लस x का मान कितना है 6, तो मतलब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। या इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 जोड़ी, देखिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है अगर आप उसको देखेंगे भी तो। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, चूंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपने ध्यान रखना है 2 अंकों से बनी संख्या हमारी कितनी है, योग दे रखा है 9, तो मैंने मान लिया कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है y, तो x प्लस वाई प्रश्नानुसार मुझसे यही बोल रहा है, बस अंकों को जोड़ रहा है, अंकों के स्थान को नहीं जोड़ रहा है, अंकों को जोड़ रहा है, इसलिए 9 आया तो 9 लिख दिया। हमारा वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां बताया कि जब 2 अंकों की संख्या हमारी है तो दहाई के अंक पे होता है तो हम 10 का गुणा करते हैं, और इकाई के अंक पे होता है तो 1 का गुणा करते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, वास्तविक संख्या में 10y प्लस एक्स आ गया। कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, सर यहां x और y किया और यहां 10y प्लस एक्स किया, ऐसा क्यों किया? तो बच्चा आपको ध्यान देना है कि जब यहां हम बात कर रहे थे अंकों की संख्या के स्थान को हम पलट रहे थे, और यहां बस बोल रहा है अंकों का योग, मतलब जो अंक दे रखा है उनका योग, बस जनरल बात कर रहा था। और जब अंकों के स्थान की बात कर रहा है, इट मींस आपको क्या करना है, अंकों को पलट दिया का मतलब उसके स्थान को क्या कर दिया, बदल दिया। स्थान को बदलने की बात कर रहा है, इसलिए हम दहाई के अंक पे 10 ले रहे हैं और इकाई के अंक पे 1 ले रहे हैं। बस हमसे अंकों की बात कर रहा था तो x प्लस वाई रह रहे थे। दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, अगर थोड़ा सा गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी हमें क्या होती है, कमियां होती हैं, हम नहीं समझ पाते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है। संख्या पलटने पर कितनी हो जाएगी, संख्या पलटने पर हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई। चूंकि कह रहा है अगर संख्या पलट दें तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी हो जाएगी, 27 अधिक हो जाएगी। तो 10x प्लस वाई जो हुआ हमारा नई संख्या हुआ, क्या हुआ, नई संख्या। ये 27 अधिक है, जब ये 27 अधिक है तो मूल वाली संख्या में हम क्या करेंगे, 27 जोड़ेंगे तब तो बराबर आएगा। जैसे मैंने कहा 5 3 से 2 अधिक है, तो ये 2 अधिक है ऑलरेडी, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तब तो हमारा 5 आएगा, तभी तो बराबर लिख पाएंगे। ठीक वही काम यहाँ पे, ठीक वही काम क्या है यहाँ पे। यहाँ से हम हल करेंगे 9x माइनस 9y बराबर 27। यहाँ पे 9 कॉमन था दोनों तरफ, काटा तो कितना आया, x माइनस वाई बराबर कितना 3। x माइनस वाई पहले और दूसरे समीकरण को हल किया, वो x का मान आया, x का मान यहाँ किसी भी समीकरण में पुट किया, y का मान आया, वास्तविक संख्या हमारी वहां पे पुट कर दिया, जो समीकरण 1 है वहां से हमारा पूरा मान आ गया। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा। चलते हैं आगे। करना है हमको क्या सिद्ध करना है, AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर दे रखा है AC, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। सिद्ध करना है, आपने सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BE बराबर EC, BE बराबर क्या सिद्ध करना है, EC, ये सिद्ध करना है। BE बराबर EC सिद्ध करना है और AB बराबर AC हमें क्या है, दिया है। तो आप एक बात समझिए, इसको हम कैसे करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। चूंकि हम जानते हैं कि यहां AB बराबर क्या दे रखा है, AC दे रखा है, और बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्शी DA तथा AF है, या AD तथा AF है। अतः AD बराबर कितना, AF, AD बराबर कितना, AF। प्रमेय से, कैसे, प्रमेय से हमने पढ़ा है वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी एक बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्शी डालते हैं उनके दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। तो मैंने क्या लिखूंगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, AD बराबर कितना हो जाएगा, AF। इसी प्रकार वृत्त के बाह्य बिंदु B से BD और BE भी क्या होंगे, बराबर होंगे, BD और BE भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और हम बोल सकते हैं बाह्य बिंदु C से CF और CE भी क्या होंगे, बराबर होंगे, CF और CE भी क्या होंगे, बराबर होंगे, CF और CE भी क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है AB बराबर क्या दे रखा है, AB बराबर दे रखा है AC, AB बराबर क्या दे रखा है, AC। अगर पूरे AB को देखें तो मैं लिख सकता हूं AD प्लस BD, AD प्लस BD, और अगर मैं देखूं AC को मैं लिख सकता हूं AF प्लस FC, AF प्लस क्या, FC।
अगर आप ध्यान दें तो AD बराबर हमने क्या किया था, AF किया था। AD बराबर क्या किया था, ये AF, ये AD है, ये AF है, दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं AF बराबर AF प्लस BD बराबर AF प्लस FC। कहां से लिखा, तो यहां लिखेंगे चूंकि AD बराबर क्या है, AF, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा, ये इससे कैंसिल, ये इससे क्या कैंसिल, तो BD बराबर कितना आ गया, BD बराबर FC आ गया। BD बराबर कितना आ गया, FC। अब BD के बराबर क्या है, BD बराबर FC आ गया, तो BD किसके बराबर है, BE के बराबर है। किसके बराबर है, BE के बराबर। तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए इसको, और समीकरण 3 मान लीजिए इसको, समीकरण 1 मान लीजिए, सॉरी इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो BE लिख दिया, BD को किसके लिख दिया, B के बराबर, और FC को किसके बराबर लिख दिया, C के बराबर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। तो ये बराबर हो गया, ये क्या हो गया, बराबर। फिर से समझ लीजिए एक बात, हमें कह रहा है AB बराबर AC दे रखा था, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी हमारा एक ही बिंदु से अगर डाला जाता है तो वो बराबर होता है। तो AD बराबर कितना हो गया, AF हो गया। B से BD और BE दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। C से CF और CE बराबर होंगे। चूंकि पूरा बराबर था हमारा, तो यहां पे अगर मैं लिखूं AB बराबर AC, तो AD प्लस BD हो जाएगा, AD प्लस BD, और AD AF के बराबर है, ये कट जाएगा, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, FC। अब BD ऑलरेडी किसके बराबर है, BE के बराबर है, तो मैंने BE लिख दिया, और CF किसके बराबर, C के, तो यहाँ पे ये लिख दिया। इसी तरीके हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यहां लिख लेंगे इति सिद्धम। करना कुछ नहीं था, थोड़ी सी कहानी आपको लिखनी ही है। जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, सारी बातें लिखना है। क्योंकि 4 नंबर का जब क्वेश्चन आ रहा है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा अच्छे से प्रदर्शित करना है सारी बातें, कि एग्जामिनर को क्या लगे, हाँ ठीक है कोई पढ़ने वाला बच्चा है। चलते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, अंगा नंबर क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता श्रेणी का माध्यक हमें दे रखा है 28.5, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए बारंबारताओं का योग यहाँ 60 होना चाहिए, क्योंकि बुक में जो दे रखा है वो 80, राजीव की जो बुक दे रखा है वो 80 दे रखा है, लेकिन जो उत्तर दे रखा है वो 60 के हिसाब से दे रखा है। तो मैं 60 ही मान के चल रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 60 मान के चल रहा हूँ। तो आपने ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात कर लें, 60 हमने तो मान लिया, और यहाँ वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, यहाँ 20 है, 20 और 30 का, और ये हमारा सारी चीज हमारी समझ में आ गई। वर्ग अंतराल देख लेते हैं, क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और फिर क्या है बारंबारता, क्या है बारंबारता। बारंबारता माध्यक निकालने के लिए 3 ही कॉलम बनाते हैं, और एक होता है संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय बड़ी दिक्कत होती है। एक ही क्वेश्चन लेकर हम क्या करते हैं, कई बार टाइम खराब कर लेते हैं अपना। ऐसा दे रखा है, 0 से 10 का दे रखा है कितना, 5, कितना दे रखा है 5। 10 से 20 का दे रखा है x, और 20 से 30 का दे रखा है कितना 20। 30 से 40 का दे रखा है कितना 15, और 40 से 50 का दे रखा है y, और 50 से 60 का दे रखा है कितना 5। ये दे रखा है, सबका योग दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60। संचयी बारंबारता निकालते समय पहले वाला तो वही लिख देते हैं, दूसरा जब लिखते हैं तो क्या इसको ऐड करेंगे, 5 को x से, 5 प्लस x, और 5 प्लस x को 20 से, तो 25 प्लस x, और इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस x, यहाँ y भी ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। करना उसी तरीके है जैसे आप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ये मुझे दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, मुझे ये दे रखा है 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना होता है, ये होता है 60। कितना दे रहा है 60। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा अगर निकालोगे तो, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। ये बात समझ में आ रही होगी, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। बारंबारता हो गया, संचयी बारंबारता हो गया। अब हम बात करते हैं, चूंकि n का मान कितना दे रखा है, ये जो दे रखा है ये n का मान होता है, n/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं n/2। तो 60/2 निकालेंगे तो कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। और जब भी 30 की बात कर रहे हैं, एक बात समझिए, 30 40 से छोटा ही होगा, मतलब यहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। तो मतलब मुझे समझना है कि बारंबारता f ये होगा, यल का मान ये होगा, और जो संचयी बारंबारता लेते हैं एक ऊपर लेते हैं, वो वाला नहीं लेते हैं, कौन सा लेते हैं एक ऊपर, तो हो जाएगा CF। और h का मान कितना हो जाएगा अगर मैं बात कर लूं, जो वर्ग अंतराल में हमारा अंतर दे रखा है 0 और 10 के बीच में 10 दे रखा है, 10 और 20 के बीच में भी 10 दे रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। यहां पे हल करते हैं, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा यल प्लस n/2 माइनस CF/F।
इंटू कितना हो जाएगा h, ऐसा हो जाएगा। तो यल का मान कितना दे रखा है बच्चा, यल का मान मुझे दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, तो मैं क्या करूंगा 20 रखूंगा, 20 प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 का मतलब कितना, n/2 का मतलब 30, 30 माइनस सी एफ का मान अगर मैं देखूं तो सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स, मतलब -5 माइनस एक्स बटे एफ का मान कितना दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20, इंटू कितना हो जाएगा 10, इंटू कितना हो जाएगा 10 दूना 20, ये हल करिए कितना आ जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स बटे 2, यहां से हल करेंगे 28.5 था, माध्य कितना था 28.5 ये दे रखा है, तो यहां से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 प्लस 25 माइनस एक्स बटे 2, 28.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 28 दूना 56 1 57, और 40 में से 40 65 कितना 65 इधर आएगा -65 इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये दिख रहा हो रहा है, ये दिख रहा है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 5 3 8 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो ये 8 दे रखा है, 8 आ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 8, यहाँ पे आप देखिए x प्लस वाई बराबर कितना था 15, x प्लस वाई बराबर कितना था 15, ये वाला सेक्शन x प्लस वाई बराबर 15, तो x प्लस वाई बराबर जब 15 दे रखा है तो इसका मान 8 आ गया, तो y का मान कितना आएगा, y का मान 7 ही तो आएगा, y का मान कितना आएगा 7, अब उत्तर को मैच कर रहा है, जो उत्तर है उसको क्या कर रहा है मैच कर रहा है। अगर तुम 80 मान के लगाते, अगर तुम 80 मान के लगाते तो लगभग उत्तर आ जाता तुम्हारा 21.25 के आसपास आ जाता और 13.75 के आसपास आ जाता। अगर 80 मान के भी लगा रहे हो तो देख लेना 21.25 और 13.75 के आसपास आएगा, और सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 80 आएगा, तब यहाँ क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मन करे वैसे लगाओ, करना यही काम है। आपने पहले बारंबारता 3 कॉलम बनाने होते माध्यिका के लिए, बारंबारता संचयी बारंबारता, मेन काम संचयी बारंबारता निकालने का है, n/2 निकालते हैं जो भी हमारा योग दिया होता है, तो योग दिया है n/2 निकाला मैंने तो देखा कि हमारा कहाँ आएगा 40 तो आएगा नहीं, तो 40 से कम है, 40 से कम मतलब 30 है, तो 25 प्लस एक्स मतलब 25 में कुछ जोड़ेंगे तब आएगा, मतलब 30 कहाँ रहेगा यही, तो यफ इसके सामने का लेंगे, यल ये लेंगे, और जब भी हम संचयी बारंबारता लेते हैं ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला लेते नहीं है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप सारे वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, एच का मान 10 है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया चलते हैं आगे। कह रहा है 2 पासे फेंके जाते हैं, क्या फेंके जाते हैं 2 पासे फेंके जाते हैं, तो दोनों पासों के संख्याओं का योगफल हमारा 7 से छोटा होने की प्रायिकता। अब एक बात समझिए, 2 पासे जब फेंके जा रहे हैं तो पासे में कितने अंक होते हैं, हमारे पासे में 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 2 पासा फेंकने पर आने वाली संभावनाएं देखिए कितना हो जाएगा, 1 होगा, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1 आया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया, पहली बार 1, दूसरी बार 3, पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 5, और पहली बार 1 और दूसरी बार 6। मान लिया एक पासे को एक बार फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका कितना आया 1 ही आया, दोनों पासों में हमारा 1 1 ही आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 और 1 5, और इसी तरीके 1 6। तो या तो मैं ये बोल दूं या 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 बोल दूं, ये भी तो आ सकता है। इसी तरीके 6 अंक तक जाएगा, कितने अंक तक 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसी तो होगा, ये आ सकता है। या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और कितना 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अगर ध्यान से देखें तो यही संभावनाएं होंगी। अगर मैंने 2
पासे को फेंका और पासे को फेंकने पर 1 से 6 तक की संख्या आएगी, वो क्रम से अपना क्रम चेंज भी कर सकती है। कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 36 होंगी। कुल संभावनाएं कितनी होंगी? एक कॉलम में 6, तो 6 कॉलम में कितना? 6 गुणे 6 मतलब कितना? 36। अब हमसे बोल रहा है 7 से छोटा योगफल, 7 से छोटा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। 7 से छोटा कब होगा बच्चा? 7 से छोटा मतलब 6। 7 से छोटा मतलब कितना? 6। तो 5 1 कितना होता है? 6। 4 2 कितना होता है? 6। और 3 3 कितना होता है? 6। 2 4 कितना होता है? 6। 5 1 कितना होता है? 6। तो 6 1 देखो 7 हो जाएगा ज्यादा, 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो ये जो आया ये वाला, यही हमारी क्या है? पॉसिबिलिटीज है 6 से कम, मतलब 7 से कम आने की। कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 7 से योगफल 7 से छोटा होने की संभावना, योगफल 7 से छोटा होने की संभावना, कितना हो जाएगा? संभावना ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। ये 15 है और कुल संभावनाएं कितनी है? 36। कुल संभावनाएं कितनी है? 36। कुल संभावनाएं है 36। कितनी है? 36। तो मतलब ये टीई दे रखा है और ये कितना दे रखा है? एनी, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट हमें दे रखा है और टोटल इवेंट दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो ये हो जाएगा 15/36। 15 कितना? 36। सॉल्व कर लेंगे तो 3 5 15, 3 1 3, 5/12 आएगा। कितना आएगा? 5/12। जो हमारी यहाँ पे संभावना या प्रायिकता आएगी कितनी आएगी? 5/12। लगाना इसी तरीके है, दो पासे जब फेंक रहा है और उनके योग कर रहा है तो करना ऐसे ही। आपको पूरी बातें लिखनी है, यहाँ पे पूरी बातें लिखनी है, आपका उत्तर आ जाएगा। दो पासे फेंकेंगे तो हर बार संख्याएं अपनी चेंज कर सकता है, 1 से 6 के बीच में ही चेंज करेगा और कुछ करेगा नहीं, बस ये ध्यान रहे। और योग जो बोल रहा है उसको ले लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। च के बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य, मतलब मैं यहाँ पे कुर्सी का मूल्य मान लो, एक कुर्सी का मूल्य कितना दे रखा है ऐसे क्वेश्चन में, एक कुर्सी का मूल्य मान लो x रुपया। एक कुर्सी का मूल्य मतलब कितना? x रुपया। एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया? x रुपया। और एक चेयर मतलब एक मेज का मूल्य कितना हो गया? y रुपया। एक मेज का मूल्य हो गया कितना? y रुपया। कह रहा है प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? प्रश्नानुसार। हमें कह रहा है 4 कुर्सी मतलब 4x प्लस 7 मेज मतलब 7y बराबर कितना है? 360 रुपया। कितना है? 360 रुपया। 6 कुर्सी मतलब 6x। इसी तरीके बात कर लें 10 मेज मतलब 10y बराबर कितना है? 520 रुपया। कितना है? 520 रुपया। कह रहा है एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें, अलग अलग ज्ञात करें। अब एक बात समझिए बच्चा कि ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है। आपको हल करने के लिए किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहां देखिए समीकरण 1 है ये मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। यहां पे अगर मुझे किसी भी तरीके खत्म करना है तो मान लीजिए 10 का ऊपर गुणा किया, 7 का नीचे गुणा किया, या 6 का ऊपर गुणा करेंगे 4 का नीचे, जैसे विलोपन विधि में करते हैं। यहाँ 6 है तो ऊपर 6 का गुणा करेंगे, 4 है तो 4 का कर लेते हैं। समीकरण 1 गुणे समीकरण 1 गुणे 6 तथा समीकरण 2 गुणे 4 करने पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो समीकरण 1 में 6 का सॉरी कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, यहां हो जाएगा 7 छक 42 और यहां करेंगे 6 छक 36, 6 3 36 18 3 21, 4 का गुणा करिए 24x प्लस 40y बराबर 4 दूना 8 5 चौके 20। घटा दीजिए, काटेगा कितना आएगा? 2y बराबर आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा 2y बराबर 80 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 80/2 मतलब कितना हो गया? 40।
तो जो इसका रुपया आया मेज का वो कितना आ गया 40 रुपया। कितना आ गया 40 रुपया। तो इसी तरीके समीकरण किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से बात कर लीजिए। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा 4x प्लस 7y, 7y दे रखा था 7 गुणे 40 बराबर कितना 360। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 280 कितना हो जाएगा 360 में से 280 घटाएंगे कितना आएगा आपका 20 उधर से 60 उधर से, मतलब कितना हो गया 80 ये होगा। x बराबर 80/4 मतलब कितना हो गया 20। आपका जो कुर्सी का दाम आया वो 20 रुपया आया और जो मेज का दाम आया वो कितना आया 40 रुपया आया। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे मान होंगे। इसी तरीके आपको क्या करना है हल भी करना है। आप इसको देखिएगा, करना कुछ नहीं है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होता है जो दिया है उसको मान लेंगे। कुर्सी के एक कुर्सी का दाम हमारा x, y का मेज का y। तो हमने प्रश्न के अनुसार देखें 4 कुर्सी है तो 4x हो जाएगा, 7 मेज है तो 7y हो जाएगा। कुल दाम कितना है 360। 6 कुर्सी है तो 6x और 10 मेज है तो हमारा 10y, यहाँ 520 आ जाएगा। तो ये मेज एक मेज का मूल्य हमें पूछ रहा है कि अलग अलग एक कुर्सी और एक मेज का निकालिए। 2 समीकरण बनेंगे विलोपन विधि जैसे लगाते हैं। विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, अगर संख्याएं समान नहीं है तो एक संख्या का दूसरी, मतलब 6 यहाँ है 6 का ऊपर गुणा, 4 यहाँ है तो 4 का नीचे, पूरे में करेंगे। तो पूरे में करेंगे तो हमारा कुछ आएगा, एक चीज कॉमन, उसको हम घटाएंगे तो घटाएंगे या जोड़ेंगे हमारा हल आएगा एक चर राशि के रूप में। वहां से हम मान निकालेंगे, दूसरा का मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ बच्चों को हमारे पढ़ाने के बाद में भी अगर समस्याएं आ रही हैं तो मैं इस नियरेस्ट रीजन की बात कर रहा हूं। यहाँ जो पास के बच्चे हैं, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, जो फोकस पॉइंट के आसपास हमारे क्या है रहते हैं या इसके 5-10 किलोमीटर के रीजन में रहते हैं, आप नोट्स बनाया करिए। जो भी पेपर पढ़ाया जा रहा है लास्ट टाइम में आपका बहुत मदद करेगा। आप एक नोट्स बनाइए कंप्लीटली अनसॉल्व्ड का, और उसको क्या करिए उसमें देखिए डाउट कहाँ कहाँ है, जहां जहां डाउट है अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ, अपना नंबर आप क्या कर लेंगे देख लेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, सर ये डाउट आ रहा है मुझे और मुझे ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके लिए एक सुविधाएं ये रहेंगी कि आप मुझसे क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का मतलब क्या, आप बताएंगे मुझे कि ये समस्याएं हो रही हैं, मैं ऑफलाइन क्लास आपके लिए अरेंज करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगना है आपका। आप उसको अपनी डाउट को क्या कर सकते हैं दूर कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमें जरूर बताएं। आपको नंबर यहाँ हम डाल दे रहे हैं, आप वहां से रेफर कर लिया करिए, ठीक है ना। किसी भी पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप उसको क्या कर सकते हैं मुझे भेज सकते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, आप ये काम कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 3,250 रुपए का ऋण लिया पहले महीने हम बात कर लें। पहले महीने क्या कर रहा है, पहले महीने 20 रुपया दिया। पहले महीने कितना दिया, पहले महीने 20 रुपया दिया। फिर प्रति माह बढ़ाता गया। पहले महीने का मतलब ये ए का काम कर रहा है और सार्वंतर दे रखा है कितना 15 रुपया। हर बार 15 रुपया क्या करता गया बढ़ाता गया, ऐसा कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में। और कह रहा है एसएन का मान हमें दे रखा है कितना 3,250। कितना दे रखा है 3,250। एक बात समझिए बच्चा, चूंकि एक महीने मान लो तुमने 20 रुपया दिया, अगले महीने 35 रुपया दिया, फिर उसके बाद 15 रुपया बढ़ाया तो कितना हो गया, हम बात कर ले 50 रुपया हो गया, फिर बढ़ाया 15 रुपया कितना हो गया 65। हर बार 15-15 बढ़ रहा है, मतलब सर्वांतर जो आएगा वो कितना आएगा 15 ही आएगा, मतलब डी कितना आएगा 15। इसी को सर्वांतर बोलते हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर दे रखा है, सबका योग दे रखा है सभी माह का। तो यन बराबर आप जानते हो सभी पदों का योग बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा फार्मूला होता है, ऐसा फार्मूला होता है। तो n/2 का मतलब क्या, ये मुझे निकालना है, n क्या करना है निकालना है। और a का मान मुझे क्या है पता है 20 और n-1 d का मान कितना है 15, d का मान कितना है 15। SN का मान दे रखा है 3,250। अब हल कर लेते हैं इसको। तो n/2 ये हो जाएगा 40 प्लस 15n-15, ऐसा ही तो आएगा। आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा n/2 40 में से 15 जाएगा, 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 30 और उधर कितना हो जाएगा 25। तो 25 प्लस 15n, 25 प्लस 15n बराबर ये। तो ये कितना हो गया 3,250 आ रहा था। गुणा करिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6,500। 25n प्लस 15n स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आ रहा है। देखिए 5 इधर से भी कॉमन है, 5 इधर से भी कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो ये तो आपने माना था, ये पहली बार क्या किया था माना था। यहां से हम क्या करते हैं 5 कॉमन लेते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 1300 आएगा। कितना आएगा 1300, 13×5 = 65 होता है। यहाँ कितना हो गया 5 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 5n प्लस
कितना हो गया 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। 5 से 5 कटा, 5 से 5 क्या हुआ कटा, 1300 हो गया। और ये 5n प्लस 3n स्क्वायर। अब अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊंगा इस क्वेश्चन को तो मेरे लिए दिक्कत होगी। मेरे लिए क्या होगी दिक्कत। मैं करूंगा क्या, यहाँ श्रीधराचार्य का नियम लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा, श्रीधराचार्य का। अब श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है आप जानते हैं, n का मान निकालना है। मान लीजिए 2 मान आएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। कितना हो गया 2a। तो आप जानते हैं माइनस बी का मतलब कितना, बी का मान दे रखा है 5, माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, 4ac का मतलब कितना, a का मान दे रखा है 3, कितना दे रखा है 3, और c का मान दे रखा है माइनस 1300, कितना दे रखा है माइनस 1300। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। अपान कितना हो जाएगा 2a, अपान कितना हो जाएगा 2a। a का मान कितना है हमारा, a का मान हम देख लें 3 है, कितना है 3। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हल करेंगे इसको। तो हल करेंगे तो कितना होगा, देखो n12 हमें निकालना है, n12 क्या करना है, 1 और 2 मुझे क्या करना है निकालना है। तो यहाँ करेंगे तो कितना होगा -5 प्लस माइनस, इसको देखिए पूरा हल करिए, 25 ये गुणा करेंगे 4 3 12 होगा, 12 और 1300, 12 और 1300 का गुणा करेंगे तो हमारे समझ से ये लगभग 12 और 1300 का हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, 25 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 गुणे 1300, 12 गुणे 1300 और अपान में कितना होगा 3 दूना 6। अगर हल करेंगे तो ये लगभग आएगा 15,000, ये 25 आएगा 15,600 आएगा, 15,000 कितना आएगा 600, अपान में कितना होगा 6। हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस 15,625 आएगा, 15,625 बटे 6। तो यहां से करेंगे तो ये होता है 125 का, किसका होता है 125 का। तो एक बार n1 की वैल्यू लेंगे -5 प्लस 125 बटे 6 और एक बार n2 की वैल्यू लेंगे -5 माइनस 125 बटे 6। तो माइनस वाला मान तो लेंगे नहीं, ऋणात्मक कभी भी मान होगा नहीं, ऋणात्मक मान कभी भी नहीं होगा। धनात्मक लेंगे तो 120 बटा 6 आएगा, 120 बटा 6 का मतलब कितना 20 आया, कितना आया 20। n का मान तुम्हें क्या हो गया आ गया 20। तो 20 माह में वो क्या करेगा चुकता कर देगा, 20 माह में क्या कर देगा चुकता कर देगा। आपसे यही पूछ रहा था तो आपका यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा n1 जो आया हमारा ये 20 माह में वो क्या कर देगा चुकता कर देगा। तो यहाँ पे मेन क्रक्स क्या था क्वेश्चन का, एक तो ये कैलकुलेशन सेक्शन था और दूसरा श्रीधराचार्य लगा के आपको उत्तर निकालना। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, अगर दिक्कत होगी तो। और लगाना है इसी तरीके, लगाना क्या है इसी तरीके। प्रथम महीने का हमें पता है 20 रुपया, सर्वांतर मुझे पता है डी इतना, मुझे बस वैल्यू पुट करना है और यहाँ श्रीधराचार्य लगा के वो काम करना है। श्रीधराचार्य लगाने में ही आपको दिक्कत होगी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पोर्शन देखना पड़ेगा और इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, कोई दिक्कत होगा तो, अगर कोई समस्या फिर भी रहती है तो आप मैसेज कर सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। चलते हैं आगे।